आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए भूविज्ञान यानी जियोलॉजी की स्टोरी लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। यह हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है रिकॉर्डिंग में तो आप सभी से तहे दिल माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए आइए जानते हैं आज की जियोलॉजी की स्टोरी। तो अभी हम लोगों ने 14 भाग कंप्लीट किया है, आज 15 भाग है। और जब तक आप 14 भाग को पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आज हम शुरू करते हैं 15वां भाग। आज मानव जो है किस दुनिया में है? वैज्ञानिक जगत। यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, भूविज्ञानिकों जैसे मतलब प्रकृति वैज्ञानिक ये चिंतन करते हैं, क्योंकि चिंतन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सब कुछ अच्छा चल सकता है। क्योंकि जितना विज्ञान प्रगति करेगा उतनी समस्याएं भी बढ़ेंगी। क्योंकि भाई आप एक तरफ तो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, आप तरह तरह की चीज़ें खोज रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा बुरा भी। अब इसका परिणाम बुरा कहाँ पड़ रहा है? पर्यावरण पर। इससे जो है पर्यावरण क्या है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें चेंजिंग आ रहा है। भौतिक विकास की ओर तो हम दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कितना आगे बढ़ें, अनजान दूरी तक। अब इसका मतलब अनियंत्रित तेजी से हम दौड़ रहे हैं। अब इस पे हम मतलब कंट्रोल करने में भी मतलब सक्षम नहीं हैं। तो जब नहीं है तो इससे खतरे भी बढ़ सकते हैं। इस विषय की जो जागरूकता है वो किसके पास है? साइंटिस्ट के पास, थिंकर के पास है, यानी वैज्ञानिकों और चिंतकों। तो जैसा कि रोमन वैज्ञानिक का नाम तो आप लोगों को हमने बताया ही पहले, उनका क्या नाम है? प्लिनी द एल्डर ने ईसवी सदी के मतलब उन्होंने बिल्कुल शुरुआती में ही, प्रारंभ में ही उपभोग के लिए धातुएं प्राप्त किससे करते थे? जो खान है उसमें से खोदने और पृथ्वी की संपत्ति को क्या कि हम इसको उपभोग में लेंगे, यूज करेंगे इसका। और जब आप किस प्रकृति को छेड़छाड़ करते हैं तो उसका परिणाम कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, दुष्परिणाम भी उसका मिल सकता है। अब ये चीज इनके अकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी हमें? ईशावास्योपनिषद में बताया गया है जो संसार है, जो कुछ भी मिला है उसका उपभोग किस भावना से करना चाहिए? त्याग। आपके अंदर अगर लोभ आ गया कि बहुत अच्छी अच्छी हम खान खोदेंगे तो इसमें सोना है, हीरा है, जवाहर मिल रहा है, जवाहरात, तो इन सब से क्या है कि आपको बहुत सारी मतलब समस्याएं भी हो सकती हैं। क्योंकि आपके अंदर विलासिता आएगी, आप हमेशा भौतिकवादी के आदी बन जाएंगे। भूविज्ञान की कहानी हमने आपको बताया है कब का? 15वीं शताब्दी में एक बुक है, उसमें मतलब बताया गया है कि जो राइटर हैं, लेखक हैं, इस सब्जेक्ट की ओर हमारा क्या है ध्यान मतलब केंद्रित करते हैं जब भी हम विकास की किसी योजना का क्या शुभारंभ करना चाहते हैं। तो पहला जो आपका
प्रश्न मन में आता है वो है क्या? भूमि अधिग्रहण का। जमीन पर या तो क्या बसेगा? गांव या बस्ती होती है, या खेत या फिर जंगल हो सकते हैं। इसके अलावा तो इससे इतर तो कुछ भी नहीं है ना। हमें तय करना होता है कि बस्ती उजाड़ना, खेती की जमीन नष्ट करना, जंगल समाप्त करना आदि से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? खान को खोदना यानी कारखाना बनाना है कि नहीं? इसी विषय पर एक बुक में बताया गया है, लिखी गई है। जब औद्योगिक क्रांति अपनी शैशवावस्था में ही थी, यानी अपने प्रारंभिक अवस्था में थी, जिस तरीके से बच्चे का बिल्कुल जन्म होता वो शैशवावस्था में होता, उसी तरह औद्योगिक क्रांति भी। आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, किस लिए किया गया था, क्या इसका रीजन था। पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर पॉल श्रीफोगेल, जो अपनी लैटिन नाम निएवियस है इनका, अधिक जाने जाते हैं। निएवियस लिपिजिक विश्वविद्यालय में क्या है? प्राध्यापक थे। पुस्तक का भी इनका सन है 1490 से 1495 के बीच में ये क्या है? लिखी गई और प्रकाशित हुई। पुस्तक छोटी सी है और इसका जो नाम है ना बहुत ही बड़ा है। आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर त्रुटि होती है तो हम स्पेलिंग बोल देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जुडिशियम, JUDICIUM, जॉबिस, JOVICE, इन वैले, VALLE, एमेनेटेटिस, AMENITATIS, हैबिटम, HAVITUMAD, क्वेड, QUOD, मॉर्टलिस, MORTALIS, होमो, HOMOA, टेरा, TERRA, ट्रैक्टस, TRACTUS, प्रॉप्टर, PROPTER, मॉन्टिफोर्डिनस, MONTIFODINAS, इन मॉन्टे, MONTE, निवियो, NIVEO, एलिस्क्यो, ALIISQEE, मल्टिस, MULTIS, परफेक्टस, PERFECTAS, डीमम, DEMUM, पैरिसिडी, PARRICIDII, एक्योस्टस, ACCUSATUS। एक्चुअली यह क्या है? लैटिन भाषा में लिखा है। इस नाम का अर्थ जो भी हैं उनके टाइम के थिंकर हैं, चिंतक हैं, उनको नहीं पता है, जो विचारक हैं। लेखक का कहना है कि जो मूल रूप से किसी ने बोलचाल की भाषा वल्गर टंग में लिखी थी और मुझे दी कि मैं इसका क्या करूं? लैटिन में अनुवाद करूं।
वे इसके मूल लेखक के नाम का जिक्र नहीं करते। हो सकता है कि जैसे कि वे स्वयं ही मूल लेखक हों और यह केवल कथन की मतलब एक शैली हो सकती है, उन्होंने मतलब ना बताना चाहो या इस तरीके का उन्होंने किया। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी, आप लोगों ने हिंदी के मतलब हैं लेखक, आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा। बाल भट्ट की आत्मकथा पुस्तक का प्रारंभ इसी प्रकार किया है। पुस्तक में कहानी जो वर्णित की गई है सैक्सनी जर्मनी का एक भाग के किसका है, एक सीमावर्ती क्षेत्र में एक छोटे से बोहेमियन शहर लिटेनेस्टाट के पास क्या है, पहाड़ों में किसी छोटी सी मतलब कोठरी में एक कौन रहता था, साधु यानी सन्यासी। उसकी कठिनाई, उसकी जो कोठरी के पास ही एक क्या था, मंदिर, जहाँ पर वो डेली पूजा प्रार्थना के लिए जाया करता था। सन 1475 की बात है कि जब एक दिन वह मंदिर गया था, तब उसे थोड़ी क्या हुई, कमजोरी, वीकनेस फील हुई और थकावट, टायर्ड सी लगी। धूप अच्छी खिली थी तो वह क्या सो गया वहीं पर। जगने पर जब लौटने लगा तो रास्ता क्या है, भूल गया, भटक गया और जंगल में पहुंच गया। वहां देखता क्या है कि एक नदी की घाटी है और किनारे पर क्या, खुली सी काफी चौड़ी जमीन है। वहां एक अहाता सा बना है जिसमें कई दरवाजे हैं। बीचों बीच एक सिंहासन है, सिर पर राजा बैठा है। आसपास अनेक राजपुरुष, दरबारी आदि हैं। राजा ने मुकुट पहना है जिसमें क्या जड़े हैं, मोती, और उस पर लिखा है सबका सहायक पिता। साधु एक दरवाजे से अंदर गया और एक कोने में बैठकर नजारा देखने लगा। उसे पता लगा कि वह राजा जुपिटर हैं, जो सिंहासन पर बैठकर न्याय दान करता है। जुपिटर के दाहिने कौन है, एक महिला आकर बैठ गई। वह क्या है, पृथ्वी थी। महिला बड़ी शालीन, रौबदार तथा प्रोढ़ा दिख रही थी। उसने हरी साड़ी पहनी थी, परंतु साधु ने देखा कि साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उसके शरीर में जगह जगह जख्म थे। उसके बाद वहां मरकरी, कृष के देवता, बाखुस, कृषि और फसलों की माता स्वरूपा देवी, सेरेस, जल में निवास करने वाली एक देवी, नई आड़, बुद्धि की देवी मिनर्वा, भूमि के अंदर रहने वाले देव प्लूटो, मृत्यु के बाद आत्माओं को नदी पार कराकर यमलोक पहुंचाने वाले देवता सारोन, और अन्य अनेक देवता भी आकर वहां पर क्या हुआ, बैठे। फिर एक वहां पर कौन आया, आदमी आया, जो अपनी क्या है, उसकी वेशभूषा से खान खोदने वाला दिख रहा था। अब खान खोदने वाला क्या ले सकता है, तो देखा कि उसके हाथ में एक हथौड़ा और बड़ा सा क्या है, चिमटा। सबसे पहले बोलने में मरकरी ने एक कैसे चालाकी से, कुशलता पूर्वक, वकील के भांति सब लोगों की ओर से उसकी शिकायतें किससे कर रहे हैं, जुपिटर के सामने। अब सारी शिकायतें उस खान खोदने वाले के विरुद्ध थी। उसके बाद बाकी देवताओं ने भी अपने अपने बातें सुनाई। बाखुस ने कहा कि इसकी खानों के कारण उसके सभी पवित्र जो स्थल हैं नष्ट हो गए हैं। सेरेस ने कहा कि उसके दौरान समाप्त हो रहे हैं। प्लूटो का कहना था कि आज खान खोदने के लिए किए जाने वाले इसके वार जमीन को गहराई तक कपा रहे हैं। नाइयार्ड ने कहा कि जमीन पर की
जलधाराएं समाप्त हो रही हैं, फव्वारे सूख गए हैं। सेरोन की समस्या थी कि भूमि के अंदर पानी इतना क्या है, कम हो गया है कि वह आत्माओं को ले जाने वाली अपनी नाव नहीं चला पा रहा है। फाउंस नामक कौन है, देवता, उनका कहना है कि धातु क्या है, पत्थरों को लगाने के लिए, आग पैदा करने के लिए चार कोल जलाता है, जिससे जंगल नष्ट हो रहे हैं। अब खान वाले की बारी थी। उसने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग उत्पादन होते हैं। कहीं फसलें उगती हैं, कहीं इमारती लकड़ी निकली जाती है, कहीं शराब बनाई जाती है। तो संपत्ति तो सभी को चाहिए, और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए सोने के सिक्कों से अच्छा और क्या उपाय है। फिर जुपिटर का ही आदेश है कि पृथ्वी पर एक स्थान की कमी को दूसरे स्थान से पूरा किया जाए। पृथ्वी को कहते तो माँ है, जिसका सब पुत्रों पर समान प्रेम होता है, पर यह अपनी धातु रूपी संपत्ति को गहराइयों में ऐसे छिपा कर रखती है मानो सौतेली माँ हो। धातुएं एक दूसरे की मदद करने के लिए जरूरी होती हैं। अब इससे किसका किसका मतलब, गरीब की सेवा करने में, देवताओं की पूजा करने, उनके मंदिरों को सुंदर बनाने आदि के लिए भी धातुएं, रत्न चाहिए ही। यदि कोई अच्छा काम करे तो उसे क्या है, पुरस्कार मिलना चाहिए। और धन से अच्छा पुरस्कार क्या हो सकता है। बड़े विचारकों का ये मानना था, कहना था कि दरिद्री व्यक्ति ऊंची बातें सोच ही नहीं सकता है। विद्यालय बनाने, शिक्षकों की नियुक्ति, रोगों की चिकित्सा, सबके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से प्राप्त होगा, खानों से। खाने अब खोद कर हम जुपिटर की आज्ञा का ही पालन करते हैं। अब न्याय जुपिटर को करना था। उसने किसी प्रकार का पक्ष ना हो ऐसा विचार करके सारा मामला भाग्य की देवी को सौंप दिया। फॉर्चून ने, जिसे मनुष्य की रानी भी कहा गया है, परंतु निर्णय दिया। उसने कहा कि मनुष्य ने जो कुछ भी कहा उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मनुष्य को प्रकृति ने ही ऐसा बनाया कि उसे यदि पता चल जाए कि शाम को मरना है तो भी वह सुबह खुश रहेगा। उसका वाक्चार मुझसे मिला है। वह बहुत बातूनी और धृष्ट है। मनुष्य को पहाड़ खोदने दो, मैदान जोतने दो, व्यापार करने दो, ज्ञान को व्यर्थ फेंकने दो, नदियों के उद्गम स्थानों में, पहाड़ों में, और धातुओं की सिराओं को खोजने दो, पृथ्वी द्वारा उसे निगलने दो। अब शराब के नशे में डूबने दो, भूख से विलखने दो और अपना भला न समझने दो। उसे खुद ही अपना भला बुरा समझने के लिए छोड़ दो। फिर साधु के सामने से सारा दृश्य समाप्त हो गया और वह अपनी कुटिया में वापस आ गया। मैंने इस कहानी को आधार बनाकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक एकांकी लिखा, जो बाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून की साहित्यिक पत्रिका आस्मिका के एक अंक में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे पास वह मतलब उपलब्ध नहीं है। कभी भी इसके बारे में वो भविष्य में आप लोगों को बता सकूँगा। तो आपको इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में लेकर मैं
आप लोगों से मिलती हूँ। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। और यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। इतना आदर सम्मान के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।